फ्रिक्शन, घर्षण। चलो सभी लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, शानदार हेडिंग, नया चैप्टर, 2-3 पन्ने छोड़ दो, उसके बाद में हेडिंग डालना फ्रिक्शन। क्या तुम्हें 2-3 पन्ने छोड़ने की वजह पता है? बहुत बढ़िया, 2-3 पन्ने छोड़िए और बढ़िया सी नई नई हेडिंग डालिए, फ्रिक्शन, सुंदर सुंदर। ठीक है, चलो। फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारा जीवन नहीं होता, हम आपस में जुड़े हुए नहीं होते, हमारे अंग आपस में जुड़े हुए नहीं होते, हमारे शरीर पर जो बाल हैं वो नहीं टिकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना? फ्रिक्शनलेस सरफेस, यार फालतू में नहीं, जबरदस्ती। मैं जो बात बता रहा हूँ उस बात को सुन लो। देख, सरफेस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक सरफेस होती है स्मूथ और दूसरी होती है कैसी? रफ। हाँ, एक सरफेस कैसी हो गई बेटा? स्मूथ, और दूसरी कैसी हो गई? रफ। तो स्मूथ सरफेस आज तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। कौन सी सरफेस? स्मूथ सरफेस। के सरफेस कैसी है? स्मूथ है। आज तक हम लोगों ने कभी भी किसी बार भी बच्चों फ्रिक्शन का नाम लिया नहीं, पर अब हमारी जो सरफेस है वो कैसी होने वाली है? रफ। एक चीज बताओ, क्या ये जो बोर्ड है इसके ऊपर मैं इस चौक से लिख पाता हूँ? लिख पाता हूँ कि नहीं? इस चौक से लिख पाने की वजह क्या है? फ्रिक्शन। इस चौक से लिख पाने की वजह क्या है? फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन इज हेल्पिंग मी टू राइट। बोलो है कि नहीं? फ्रिक्शन मेरी मदद कर रहा है या नहीं? अगर बताए मैं चौक से लिख ही नहीं पाता तो क्या अपन लोग कभी बोर्ड से पढ़ पाते? बेटा हम लोग मार्कर से भी जब लिख रहे होते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो क्या लग रहा होता है? फ्रिक्शन। किस किस के बीच में? इस सरफेस और चौक के बीच में। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है। बेटा हम लोग जो कपड़े वगैरह सिले हुए कपड़े पहनते हैं, हम लोग ये कपड़े कभी सिल ही नहीं पाते अगर उन पार्टिकल्स के बीच में कभी भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही हम एक जगह पर टिक पाते हैं, और फ्रिक्शन ही वो चीज है जिसके कारण हमारे जीवन में नुकसान भी है। नुकसान क्या? चप्पल घिस जाती है? अरे चप्पल घिसती है कि नहीं? या एक बार पहन लो जीवन भर मस्त रहती है? क्या बेटा चप्पल घिसती है? क्या गाड़ियों में वियर एंड टियर होता है? बेटा गाड़ी का टायर जो होता है क्या वो टाइम के साथ में खराब हो जाता है? इन सब चीजों की वजह भी कौन है? फ्रिक्शन। कौन है इन सब चीजों की वजह? फ्रिक्शन। तो अगर बहुत नॉर्मली हम लोग देखें तो फ्रिक्शन हमारे काम का भी है, एंड एट द सेम टाइम फ्रिक्शन हमारी 100% एफिशिएंसी जो होती है उसको खत्म कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? खत्म कर रहा होता है। हमने कहा कि फ्रिक्शन एक ऐसा आदमी है। कैसा आदमी है? ऐसा आदमी जो हमारे जीवन में जरूरी तो है ही, और साथ साथ उसके होने से हमें कुछ नुकसान भी हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा कि फ्रिक्शन को अगर बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाए तो फ्रिक्शन को क्या ये बात बोले जो तुमने शायद बचपन में भी पढ़ा होगा, नेसेसरी इविल। मतलब ही समझ नहीं पता होगा, है ना? हमने कहा कि जो फ्रिक्शन होता है इट इज अ नेसेसरी इविल। कैसा होता है वो? ये फ्रिक्शन से नहीं था, हवा से था। तो फ्रिक्शन क्या है बच्चों? एक नेसेसरी इविल है। मतलब हमारे जीवन में एक ऐसा प्राणी जिसके कारण ही हम लोग चल पाते हैं, जिसके कारण हम लोग कई सारे काम कर पाते हैं, पर उसके कारण जो हम काम कर रहे होते हैं उन सब कामों के अंदर हमें कभी भी 100% की एफिशिएंसी नहीं मिलती। बोलो मिलती है क्या? अरे बोलो यार। अरे भैया एक ब्लॉक को ऐसे धक्का मारूंगा तो वो ब्लॉक थोड़ी देर बाद रुक जाता है ना? क्या जीवन भर चलता रहता है? रुक जाता है ना? क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ काम कर रहा होता है या फर्स्ट लॉ? अबे फर्स्ट लॉ। A body at rest tends to remain at rest, and a body in motion tends to remain in motion until unless an external unbalanced force is applied on it. बोलो सही है क्या? तो इसी वाली बात को देखते हुए जब मैं उसको आगे धक्का मारता हूं तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होती है? फ्रिक्शन। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन। हम लोग जितने भी सरफेस देखेंगे, कोई भी सरफेस रियलिटी में परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। कैसा नहीं होता? परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। उसके अंदर कुछ ना कुछ रफनेस तो हमेशा होती ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बेटा उसी रफनेस के कारण कौन आया? फ्रिक्शन। हम लोग चौक से लिखते हैं तो चौक घिसते हुए नहीं देखा तुमने? चौक छोटी होती रहती है ना? क्यों होती रहती है? नहीं होनी चाहिए थी।
पर होती है किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। तो क्या फ्रिक्शन लिखने में मेरी मदद कर रहा है, बट एट द सेम टाइम क्या इस चौक को छोटा करता जा रहा है? अरे यार, तो क्या मेरा जो इनपुट है मेरे को वो भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी मेरे को क्या मिलेगा? कुछ आउटपुट। बोलो मिलेगा कि नहीं? इसीलिए हमने कहा कि फ्रिक्शन ने 100% एफिशिएंसी को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। बेटा फ्रिक्शन जो है इसको क्या बोला गया है? एक नेसेसरी इविल बोला गया, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी भी है पर बेकार भी है। इविल का मतलब जानते हो ना? दैत्य, डेविल। डेविल में से क्या निकाल दिया? डी, और क्या बोल दिया? इविल। नहीं समझ में आया? डेविल देखा होगा ना, किक में देखा था, बहुत किक देख रहे हो बेटा आजकल, है ना? नहीं मैं नहीं देखी। चलो झूठ क्या नहीं देखी, उसमें क्या हो गया? टीवी पर खूब देखा, और बाकी मोटरसाइकिल की किक भी बहुत देखी, है ना? तो सुन, अच्छा सुन, फालतू के जोक मार रहा हूं मैं, बट घटिया वाले पी जा। तो देख हमने क्या बोला बच्चों फ्रिक्शन के बारे में? एक चीज और, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन। यानी जब भी दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब फ्रिक्शन एक्ट करेगा, नहीं तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हैं? अरे बोलो भाई। तो फ्रिक्शन अपोजेज मोशन कहना क्या गलत होगा? फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। बेटा मैं जब चल रहा होता हूं तब क्या ग्राउंड रेस्ट पे रहता है? अरे मैं जब चल रहा हूं तब ग्राउंड किस पे है? रेस्ट पे। बोलो है कि नहीं? तो क्या ग्राउंड और मेरे बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है? भाई मोशन होता क्या है? जब मैं अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो इसी को तो मोशन बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि अगर मैं ग्राउंड पे चल रहा हूं तो ग्राउंड तो है रेस्ट पे, मैंने अपनी पोजीशन बदली तो क्या रिलेटिव मोशन हुआ? रिलेटिव मोशन हुआ तो कौन आया बीच में? फ्रिक्शन। कौन आया बीच में? फ्रिक्शन। क्या मेरी बातें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं? बेटा कुछ समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं? और बच्चों इस बात को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे दैट इट अपोजेज व्हाट? इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन बच्चों? रिलेटिव मोशन। ठीक है। और अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, कौन से लेवल पर? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास में एक ब्लॉक मौजूद है जिसका मास मान लीजिए कितना है? m। क्या हमें हमेशा ऐसी पिक्चर नजर आती है? भाई ये जो टाइल जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, इस टाइल को एकदम क्या हम लोग बोलते हैं स्मूथ है, एकदम जबरदस्त। अरे टाइल ज्यादा स्मूथ होती है या पत्थर ज्यादा स्मूथ होता है? टाइल भी तो पत्थर ही होता है भाई। टाइल ज्यादा स्मूथ या रोड ज्यादा स्मूथ? क्या अपन कह सकते हैं? चलो अब देखना रियलिटी में क्या होता है। ये जो टाइल है ना, इसके ऊपर जब मैं खड़ा हुआ हूं तो यहाँ कुछ कांटेक्ट के सरफेसेज होते हैं इस तरह के। ये कांटेक्ट सरफेस होता है असली में। कुछ इस तरह से डिफॉर्मिटी रहती है उस वाले सरफेस में, क्योंकि कोई भी सरफेस प्योरली स्मूथ नहीं होता। क्या तुमने सुना है कि चल चल के सरफेस घिस गया? अबे सुना है ना? चलते चलते सरफेस क्या हो जाते हैं बेटा? चिकने हो जाते हैं। अरे कीबोर्ड की कीज हैं, उसे अपन काम में लेते हैं, वो नंबर उतर जाता है ना। क्यों उतर जाता है? फ्रिक्शन के कारण। आप इतनी बार काम में ले लेते हो कि जो कांटेक्ट उस समय बनता है, उस कांटेक्ट के कारण क्या हो जाता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है। और बेटा ये जो कांटेक्ट्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड। तो अगर ये सरफेस था और अब इस ब्लॉक का सरफेस बना रहा हूं जो नीचे वाला सरफेस है, वो बेटा क्या करता है? इस तरह से इसमें पैक्ड रहता है। ये सरफेस इसके अंदर क्या रहेगा बेटा? ऐसे घुसा हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक तरह से दो जॉज हैं। क्या है बेटा? दांत देखे हैं तुमने? दांत होते हैं ना, जैसे अपने दांत हैं। क्या अपने दांत ऐसे होते हैं कि एक दांत में दूसरा दांत घुस गया? ऐसे थोड़ी होते हैं। पर बेटा शार्क वगैरह के जो दांत होते हैं वो ऐसे होते हैं, ट्राइंगल शेप के। अपने दांत तो सीधे हैं या गैप है अपने दांतों में? किसी किसी का होगा, है ना? पर मैंने कहा कि बेटा शार्क के जो दांत हैं क्या वो ऐसे ऐसे होते हैं? नीचे से भी क्या ऐसे ऐसे होते हैं? शार्क जब किसी को पकड़ती है तो क्या ऐसे सीधे ही दबा देती है? उसका मुंह क्या पूरा बंद हो जाता है तब वो दांत मिलाती है? हम अगर दांत मिलाएंगे तो क्या कभी भी किसी चीज को ऐसे दबा पाएंगे जैसे शार्क दबा पाती है? नहीं। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये कुछ ऐसे हैं। और ऊपर वाला सरफेस आया तो उसने इसके ऊपर इस तरह से अपने कांटेक्ट को बना लिया। क्या तुम लोग देख पा रहे हो? नहीं नजर आ रहा? क्या एक परमानेंट सा कांटेक्ट बन गया है कि नहीं? अब क्या इसको चलाने के लिए मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी?
अरे यार, इसे चलाने के लिए फोर्स लगाऊंगा कि नहीं? तो फोर्स लगाता हूं तो ये वाले कांटेक्ट क्या होते हैं, इधर सरकेगा, ये इधर सरकेगा, ये भी इधर सरकेगा। बोल सरकेगा कि नहीं? पर क्या ये इसे रोकेगा चलने से? अरे बोल यार, रोकेगा कि नहीं? अगर ये कांटेक्ट बहुत मजबूत हुआ, जैसे मान लो कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया, अलवारी रख दूं और बोलूं धक्का मार, क्या तू बड़े आराम से धक्का मार के सरका लेता है? नहीं ना। और ये बैटरी रखी हुई है, मस्त सरक गई, कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं था। अलवारी के केस में कांटेक्ट क्या था बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए हम इस कांटेक्ट को ब्रेक नहीं कर पाते। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए किसी भी चीज को हम फोर्स लगाते रहो, कुछ देर के बाद में वो वाली चीज चलना चालू होती है। बोलो होती है कि नहीं? इसीलिए देयर इज अ फोर्स विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द कंडीशन ऑफ रेस्ट। पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है कि नहीं? अनबैलेंस भी हो और कैसी हो, एक्सटर्नल। कुछ याद आ रहा है? चलो, तो हमने फोर्स लगाया और बच्चों ये जो कांटेक्ट था, इस वाले कांटेक्ट को ब्रेक करने की कोशिश की। ये कांटेक्ट टूटता है तो बच्चों क्या सरफेस भी अब अनइवन सी हो जाएगी? अरे होगी कि नहीं? तो बेसिकली हमारी जो चीजों में वियर एंड टियर होता है वो इसी कारण होता है। वियर एंड टियर हो रहा है ना, टायर का घिसना क्यों है? क्योंकि ऐसा कांटेक्ट था सड़क के साथ। अब सड़क पे चलेगा तो उसके दांते जो है क्या वो घिस जाएंगे? अरे घिसेंगे कि नहीं यार? यही कहानी यहाँ पर हो रही होती है। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? और इसी के कारण क्या जनरेट होता है? फ्रिक्शन। क्या जनरेट हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कुछ समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे बेटा? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? तो ये कुछ मतलब फ्रिक्शन के बारे में मैं फील दिलाने के लिए तुम्हें इतनी सारी बातें बोल रहा हूं, नहीं तो इतनी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। अब सुन मेरी बात, ये जो फ्रिक्शन है इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? फ्रिक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो बेटा हम लोगों से जब टाइप्स की बात की गई तो हमारे दिमाग में 4 तरह के टाइप्स हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के। 1 2 3 4। बेटा पहला टाइप जो हम लोगों ने कहा वो था स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसा फ्रिक्शन बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा फ्रिक्शन आया हमारे जीवन में लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा तीसरा फ्रिक्शन आया हमारे जीवन में काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और चौथा फ्रिक्शन आया बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा? रोलिंग फ्रिक्शन। ये 4 तरह के फ्रिक्शन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर इनकी खास बात क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे, लिमिटिंग हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे, काइनेटिक भी हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे, पर रोलिंग के बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसकी कहानी कब पढ़ेंगे बेटा? रोटेशनल में। किसमें पढ़ रहे होंगे अपन? रोटेशनल में। जब हम बोलेंगे बॉडी घूमती भी है और चलती भी है, जैसे कि हमारा टायर, गाड़ी का टायर घूम भी रहा होता है और आगे भी चल रहा होता है, तो उस कहानी को हम लोग कहाँ पढ़ रहे होंगे बेटा? रोटेशनल मोशन जब पढ़ेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? तो चलो, हमने 4 तरह के फ्रिक्शंस की बात की और साथ में एक बात और बोली कि फ्रिक्शन की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शन जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द नेट कांटेक्ट फोर्स। ध्यान से सुनना, मैंने बोला फ्रिक्शन इज अ कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स। बोलो ये कहना सही है क्या? ध्यान से सुन। फ्रिक्शन कांटेक्ट से जनरेट होता है, बिना कांटेक्ट से? कांटेक्ट से। यानी फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। याद कर, मैंने एनएलएम में तेरे से जब एक चार्ट बनवाया था तो उसमें बताया था कि कांटेक्ट फोर्सेज में कौन कौन आता था? फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल। सब भूल भाल गए? याद है? अब हम लोग कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं? फ्रिक्शन। तो मैंने कहा कि फ्रिक्शन जो है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द नेट कांटेक्ट फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनो। जैसे मान ले ये हमारे पास में एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना था बच्चों? m। इस ब्लॉक का मास कितना माना गया? m। तो एक चीज बता, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चों? नॉर्मल। बोलो लगेगा कि नहीं? और मैंने अगर कहा कि मैंने इस ब्लॉक से रिलेटिव मोशन कराया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, तो बता बेटा फ्रिक्शन जो है क्या इट अपोजेज रिलेटिव मोशन? अरे बोलो। फ्रिक्शन अगर रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा तो क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो पीछे होगी? अरे यार, होगी कि नहीं? तो बेटा नॉर्मल तो लगी कहाँ पे? ऊपर। फ्रिक्शन कहाँ लगा बच्चों? पीछे। तो एक चीज बता, नॉर्मल और फ्रिक्शन का दोनों ही कांटेक्ट फोर्स होते हैं कि नहीं? तो नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होगी?
क्या दिस विल बी योर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स FC? बोलो कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं बेटा? एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों का रिजल्टेंट आया ये। अरे बोला आएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो अगर ये इनका रिजल्टेंट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? FC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तो ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों? नेट कांटेक्ट फोर्स। ये क्या है? नेट कांटेक्ट फोर्स। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि फ्रिक्शन नेट कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो सरफेस के पैरेलल होता है? सुन के समझ के देख, फ्रिक्शन नेट कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। नहीं समझ आया? तो क्या ये जो डेफिनेशन है कंपोनेंट ऑफ अ नेट कांटेक्ट फोर्स, क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स, और आगे इसमें क्या जुड़ जाएगा बेटा? पैरेलल टू द सरफेस। बोलो सही है क्या? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं? 100% बोलिए, पक्का पक्का। और ये जो फ्रिक्शन था, और ये जो फ्रिक्शन था बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू को डिफाइन किया गया म्यू टाइम्स एन से। किससे डिफाइन किया गया? म्यू टाइम्स एन। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे म्यू एन के अंदर भी किस तरह से वेरिएशन लाए जाते हैं, जब मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बता रहा हूँ। पर अभी बस इतना समझ लो कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? म्यू इंटू एन, जिसके अंदर म्यू जो होता है इट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है बच्चों? म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो होता है बच्चों, ये सरफेस पे डिपेंडेंट होता है कि सरफेस जो है वो कैसा है। ठीक है, एन इज द व्हाट? नॉर्मल फोर्स। एन यहां पर होती है नॉर्मल फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। बोलो निकाल सकते हो कि नहीं? यहां पर नॉर्मल क्या होगा बच्चों? mg। बोलोगा कि नहीं? तो यहां पर अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? म्यू इंटू एन। बोलो आएगा कि नहीं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? कुछ कुछ आ रहा है बेटा? अगर कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो चलो आगे की कहानी देखो, सुनना। फ्रिक्शन की, अच्छा बहुत सारा बोर्ड भर गया यार, चलो ठीक है छाप लो, उसके बाद बता दो। इसको छापो और कुछ पॉइंट लिखाऊंगा उनको लिखना। चलो लिखो, लिखाऊं? यार बहुत टाइम लगाते हो यार। अरे अब तो लिखाऊं? चलो लिखिए। यहां तक की कहानी सारी नोट कर ली है ना? चलो पहली लाइन स्टार बना के लिखो। फ्रिक्शन को हर जगह ना ऐसे एफ से डिनोट कर लेना, ये स्टाइल वाला एफ। ठीक है, और ऐसे लिख लो बेटा, एफ इज यानी फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे कौन है ये? फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। हम फ्रिक्शन को एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या मानेंगे? फ्री मानेंगे, यानी हम ऐसा मान के चलेंगे कि सिर्फ पार्टिकल का एक ही पॉइंट जो है वो ग्राउंड से टच हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे समझ गया ना? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। अगला पॉइंट लिखिए। हाँ मतलब एक के बाद एक पॉइंट लिखना है आप। अगला पॉइंट लिखें बच्चों, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। अगला पॉइंट, द एंगल बिटवीन, अगला पॉइंट, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स। मतलब ये वाला एंगल बच्चों ध्यान से देखिए, इस एंगल की बात हो रही है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स। मान ले एंगल है फाई, मान ले एंगल क्या है? फाई। तो इस एंगल को बोला जाता है बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
क्या बोला जाता है इसे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना? अगला पॉइंट डबल स्टार बना के लिखेंगे। अगला पॉइंट डबल स्टार बना के, फ्रिक्शन फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। फ्रिक्शन फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। फ्रिक्शन क्या बना रहा होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब जितना फ्रिक्शन मान लीजिए हम पे लग रहा है, क्या उतना ही फ्रिक्शन ग्राउंड पे ऑपोजिट लग रहा होगा? समझ में आ गया ना तुम्हें? फ्रिक्शन हमेशा क्या बनाएगा? एक्शन रिएक्शन। और जब भी एक्शन रिएक्शन बनता है तो याद कर, क्या इस तरह की फोर्सेस इंटरनल हो जाती हैं? याद आ रहा है कुछ? और क्या इंटरनल फोर्सेस सिस्टम मानते ही कैंसिल हो जाती हैं? तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? इस फंडे को हम लोग कहीं आगे काम में ले रहे होंगे, इसीलिए याद रखिएगा। मैं वहां पे दोबारा आपसे पूछूंगा, पर मुझे पता है कि आप उस समय तक भूल चुके होंगे। ये तो कंफर्म बात है, आप लोग भूल चुके होंगे। अरे भैया सालों हो गए। हाँ, एक आध दो को मुश्किल से याद रहता है, बाकी सब जो है वो भूल जाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसे याद रखें। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखें। इट इज अ मिसकंसेप्शन। इट इज अ मिसकंसेप्शन। अगेन डबल स्टार बना के लिखना है बेटा इस पॉइंट को। इट इज अ मिसकंसेप्शन दैट फ्रिक्शन opposes मोशन। इट इज अ मिसकंसेप्शन दैट फ्रिक्शन opposes मोशन और tries to stop a moving body. It is a misconception that friction opposes motion or tries to stop a moving body. Full stop. It acts in such a way that it tries to keep two objects together. That it tries to keep two objects together by accelerating or decelerating them. It tries to keep two objects together by accelerating or decelerating them. By accelerating or decelerating them. ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखें, मैं अभी समझा रहा हूं। Even if the two bodies get separated, then also friction does not give up. And tries to bring them together. ठीक है, किसी को कुछ समझ में आया क्या लिखा है? यहां पर बच्चों ये लिखा हुआ है, सुनना, कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन चीजों को रोकता है। बेसिकली फ्रिक्शन क्या चाहता है कि जो दो चीजें साथ में रखी हैं वो हमेशा क्या रखी रहें? साथ में रहें। मतलब कि फ्रिक्शन तो एक भला आदमी है। कैसा आदमी है? भला आदमी, जो कि दो प्यार करने वालों को अलग नहीं होने देता। बोल, होने देता है क्या? फ्रिक्शन चाहता है कि अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो वो दोनों साथ रहें। वो दोनों क्या रहें? साथ रहें। अगर दोनों में कभी झगड़ा हो जाए तो भी फ्रिक्शन क्या चाहता है? कि उन दोनों को वो साथ ले आए। समझ गए? अगर दोनों अलग होने की कोशिश भी करें तो भी फ्रिक्शन क्या है? एक बढ़िया भला आदमी जो कि अलग होने के बाद भी क्या करेगा? कोशिश करता रहेगा कि उन दोनों को क्या ले आए? साथ ले आए। ठीक है, साथ रखने के लिए वो जीतोड़ मेहनत करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस वाली चौक को बोला ये चौक यहाँ पर चली, ये वाली चौक यहाँ पर चली। शायद चौक आपको नजर नहीं आ रही। डस्टर की बात करते हैं। देख, ये वाला डस्टर यहाँ पे चल रहा है, क्या ये रुक गया?
फ्रिक्शन क्या चाहता था? इसे रोकना नहीं चाहता था। फ्रिक्शन चाहता था कि इस टेबल का कांटेक्ट इस डस्टर के साथ में खत्म ना हो, है ना। जहां रखा है वहीं इसका कांटेक्ट क्या रहे, मेंटेन रहे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? उसके लिए इसने इस वाले डस्टर को डेसिलरेट किया या एक्सेलरेट किया? डेसिलरेट किया। बोल किया कि नहीं? सेकंड केस ध्यान से सुनना बेटा। अब मैंने क्या किया, ये बैटरी सबको दिख रही है? अरे बैटरी दिख रही है? अरे देखो बैटरी नजर आ रही है। अगर ये बैटरी दिख रही है तो देखिए ये डस्टर पे है। मैं किसको चला रहा हूं, डस्टर को या बैटरी को? डस्टर को। फ्रिक्शन क्या चाहता है? बैटरी और डस्टर के बीच का कांटेक्ट नहीं छूटे। बोल यही तो चाहते हैं। तो उसने क्या किया, बैटरी को भी चला दिया। उसने क्या किया, बैटरी को भी चला दिया। मैंने फोर्स किस पे लगा रखा है, डस्टर पे या बैटरी पे? डस्टर पे। मैं तो डस्टर को चला रहा हूं। क्या बैटरी जबरदस्ती चल रही है? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इन दोनों को अलग नहीं होने देगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो फ्रिक्शन अच्छा आदमी के बुरा आदमी? अच्छा आदमी। वो चीजों को साथ रखने के लिए उन्हें एक्सेलरेट भी कर सकता है। क्या इसको एक्सेलरेट किया? अरे किया कि नहीं? और वहीं साथ रखने के लिए क्या डेसेलरेट किया? तो वो कुछ भी करता है पर चीजों को क्या रखना चाहता है, साथ। तो फ्रिक्शन कैसा आदमी हो गया, भला आदमी। क्या तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया बच्चों? कुछ कुछ। चलो ऐसा करते हैं, आगे बाद में चालू करते हैं जिससे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर घुसे डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर एंट्री मार रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया खा पी के मस्त अपने दिमाग के घोड़े दौड़ते चाहिए। समझ गए?